वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वहीं प्रतिभा जी ने धवनी का ख्याल रखते हुए उसके लिए खाना बनाया था। आनू ने अस्ता को खाना खिलाकर वे आज ना जाने की मस्ती के मूड में थी। वो खाना बार बार इधर उधर फेंक रही थी। ये देख प्रतिभा जी ने कहा, शैतान पूरा घर गंदा कर रही। अपनी नानी की बात सुन आस्था खिलखिलाकर हंसती। इधर घर में आज से इलायची नहीं थे। वे इस समय दिल्ली अपनी बहन के पास गए हुए थे। अधीर वहीं हरियाणा में शाम के समय से अपने भाई को राखी बांध रही थी। गाँव में अक्सर राखी शाम के मुहूर्त में ही बांधी जाती है। आज प्रेम भी सीधा भाभी को उनके घर लेकर जा चुका था। जुबेर ने वो राखी बांध से अब गोरू को राखी बांधने गई तो काजल दीदी ने ताक झांक कर थी सिया को देख उसे छेड़ते हुए कहा, रुको यहाँ नहीं है। सिया चीख उठी। उसने जल्दी से कहा, नहीं मैं तो भैया को राखी बांधने आई थी। इस पर सिया दीदी सिमनी दीदी ने पूछा, सच्ची सच्ची बोल। सिया ने जल्दी से हाँ में से हिला दिया। वह असल तो बात तो यही थी कि वे रघु के बारे में पता करने आई थी, लेकिन ना तो उससे बात करी थी और ना ही रघु ने उसे कॉल किया था। सिया ने भी उधर देखा। जल्दी दीदी से पूछ लिया, दीदी फिर ये है कहाँ। इस पर दीदी ने कहा, सुबह से शहर गया तो से वापस ही ना आया। शहर का नाम सुनते ही सिया डर गई। उसे परसों हुआ हादसा याद आया तो उसने जल्दी से अपने फोन से रघु को कॉल करना चाहता कि तभी गुरु आ गया। उसके आते ही सिया ने घबराते हुए पूछा, ये शहर क्यों गए हैं भैया। गुरु ने सिया की बात सुनकर कहा, मुझे नहीं पता, क्या तुम्हें बता कर नहीं गया। अब सिया क्या बोलती कि उसकी एक बार फिर लड़ाई हो गई इसलिए वह खामोश हो गई। पर मैं नहीं मान रहा था रघु कहाँ गया था, किसके साथ गया था, उसे कुछ नहीं पता था। गुरु को राखी बांध वो घर वापस लौट आई थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। सिया के फोन पर अनवी का कॉल आया था। कुछ देर बात कर उसने फोन साइड में रख दिया। उसका अब कहीं मन नहीं लग रहा था। रक्षाबंधन का त्योहार आकर चला गया। सिया भी सुबह होते ही शहर अपने घर वापस लौट आई और रघु की फिक्र हो रही थी। हमेशा घर पर नहीं मिला था। सिया ने रघु को कई बार कॉल किया पर तब उसने कहीं जाकर कॉल पे किया और उसे बताया कि वे किसी काम से शहर आया है। सिया ने रघु को नहीं बताया था कि वे घर वापस लौट आई है। दिन में गुस्सो सिया बेटू को लेकर मार्केट चली गई। शाम तक घर वापस लौट कर आई तो आज वे बहुत खुश थी। उसने बेटू को अपनी गोद में लिया कहा, वे भी आज हम पापा को सरप्राइज देंगे। आजकल वो कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं, हम पर ध्यान नहीं दे रहे ना। बेटू सिया की बात सुन खिलखिलाया तो सिया ने प्यार से उसके गाल को चूमते हुए कहा, मेरे बेबी चलो अब तुम खेलो, तब तक मम्मा पापा के लिए खाना बना रही हैं। सिया ने अपना काम खत्म कर अब रघु को कॉल किया तो उसने कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ बोलो। सिया ने रघु से पूछा, खाना खा लिया। रघु ने उसे बताते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, बस घर जा रहा हूँ। मेरा शेर क्या कर रहा है। सिया ने बेटू को संभालते हुए कहा, खेल रहा है, चलो तुम घर जाओ तो तक मैं इसे सुला देती हूँ। रघु ने उसकी बात सुन हाँ कहकर कॉल कट कर दिया। इधर सिया जल्दी से बेटू को लेकर रूम में आई और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी पर वो था कि आज सोने का नाम नहीं ले रहा था, खेल रहा था। सिया ने प्यार से उसके सिर को चूमते हुए कहा, मेरा बेबी सो जाना, अब पापा आने वाले हैं और मम्मा को भी रेडी भी होना है। सीता बेटू को लेकर बेड पर लेट गई और उसे फिर करवाने लगी। ये तरकीब जल्दी ही उसके काम कर गई। बेटू सो गया था। वो थोड़ी खुश हो गई और उसने आहिस्ता से उसके पास उठ उसके आसपास पीलो लगा दिया और अब धीरे से रूम का डोर बंद कर अपने उस रूम में आकर रेडी होने लगी। इधर रघु कुछ देर बाद अपने घर आया। अपनी बाइक पार कर उसने घर का मेन डोर खोल सिया में थी मेन डोर खोला। सिया थी नहीं तो घर पर अंधेरा ही था। डोर अंदर से लॉक कर वो बेमन से अंदर आया। हल्की ड्रिंक की हुई थी उसने पर होश में था। उसने लाइट ऑन करने के लिए अपना हाथ बढ़ा ही था कि अचानक से लिविंग एरिया में मध्यम रोशनी हो गई। रघु इस सबसे बुरी तरह हैरान हुआ। आसपास के नजारे को देख वो भी हैरान था। लिविंग एरिया रेड बैलून और रेड फ्लावर से सजा हुआ था। रघु ने हैरान परेशान होते हुए खुद से कहा, ये क्या है, मैं ये सब कहाँ से आया। वो इतना सोचा आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक से सॉन्ग पुला हुआ और म्यूजिक की आवाज सुनते ही इधर उधर देखा तो उसका दिल मुंह तक आ पहुंचा। सिया उसके बेडरूम के बगल वाले रूम के डोर पर रेड कलर की शिफॉन की पतली सी साड़ी पहनकर मुंह फेर कर खड़े हुई थी। उसके लंबे खुले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। गाने के बोल सो हुए तो वे मुड़ी और गाते हुए मटकते हुए रघु के करीब आने लगी। सिया ने अचानक से रघु को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसकी इस हरकत पर रघु का दिल एक बार के लिए थम सा गया। सिया का ये रूप आज उसने पहली बार देखा था। सिया घूमते हुए आगे आई और रघु को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए झूमने लगी। वहीं रघु को अभी भी शौक था। सिया गाते हुए उससे दूर जाने लगी तो रघु ने लपक कर जल्दी से उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। इस पर सिया ने उसे दूर धकेल दिया और जल्दी से आगे बढ़ अपनी कमर को हिलाते हुए उसके सामने डांस करने लगी। तेरी हर
सिया को डांस करते देख रघु का गला अब सूखने लगा था। अब आज उसको इस अवतार में देख रघु को सोए अरमान जाग चुके थे। उसने जाकर सिया का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच अपनी गोद में उठा लिया। सिया ने उसे गाल पर हाथ रखते हुए बाफे गाया। रघु ने सिया को ले जाकर सोफे पर लेटा दिया और उस पर झुकते हुए पूछा, ये सब? सिया ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगा? रघु ने एक नजर मध्यम रोशनी में सिया के चेहरे को देखा। काजल से सजी उसकी आंखें रेड लिपस्टिक से सजे उसके होठों की धड़कन बढ़ा रही थी। रघु ने अब एक पल बिना गवाए उसके सिया के होठों पर अपने होठों से किस किया पर अगले ही पल उससे दूर होते हुए पूछा, बेटू? सिया ने मुस्कुराते हुए सो रहा है। रघु खुश होगा और जल्दी से उसने सिया के निचले होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया। रघु के नजदीकी से सिया की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसने रघु को अपनी बाहों में भर आज पहली बार उसका साथ देना शुरू किया और उसके किस का जवाब वो उसे किस करने लगी तो रघु रुक गया। सिया उसे बहुत ही प्यार से किस कर रही थी। रघु उसका किस करना अच्छा लग रहा था। सिया ने रघु के बालों में उंगलियां फेरते हुए अब उसके होठों को छोड़ उसके गाल पर किस करना शुरू कर दिया। रघु ने अब सिया का हाथ पकड़ उसे किस करना शुरू कर दिया तो उसने एक डीप किस किया और तब तक किस किया जब तक कि सिया ने उसे दूर करने की कोशिश नहीं की। सिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने रघु को दूर धकेलना शुरू कर दिया तो रघु ने उसके होठों को छोड़ उसके गले में अपना चेहरा छुपा लिया। दोनों की धड़कनें थे तूफान पर थी। रघु ने सिया के गले पर किस करते हुए पूछा, तुम कब आई? सिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज सुबह ही। रघु मुस्कुराया और उसने सिया के पेट को सहलाते हुए कहा, लगता है मेरी बहुत याद आ रही थी। सिया ने आँख भरते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं मुझसे बात करने का। रघु ने सिया के निचले होठ को गाइड करते हुए कहा, अच्छा, या फिर किसी के पास अपने सर से बात करने के बाद अपने पति के लिए टाइम ही नहीं? सिया ने रघु के पास उसके कंधे पर काट लिया तो रघु झट से उससे दूर हो बोला, बिल्ली क्या हर वक्त मुझे काटती रहती हो? सिया उठकर बैठ गई और उसने रघु को दूर धकेलते कहा, और तुम क्या करते हो? इतना सब कुछ तुम्हें खुश करने के लिए किया और तुम बीच में सर को लेकर आ रहे हो? तुम रहने दो, मैं ही पागल हुई कहते हो। सिया अब उठ कर जाने लगी तो रघु ने उसका पल्लू पकड़ते हुए कहा, नहीं सॉरी यार, मेरी जुबान फिसल गई। सिया फिर भी नहीं मानी और आगे बढ़ने को हुई थी कि रघु ने उठकर उसकी साड़ी खींचकर पूरी खोल दी। सिया सबसे हैरान होकर अपनी जगह पर खड़ी रह गई। ये देख रघु मुस्कुराया और उसने जल्दी से उसे पीछे से अपनी बाहों में भर उसके कान पर अपने होठ रख धीरे से कहा, अब मेरे काटने की बारी है। ये कहते हुए रघु ने सिया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने बेडरूम के बगल वाले रूम में ले आया। दोनों लगभग 1 साल के बाद आज एक दूसरे के इतने नजदीक आ चुके थे कि दूर होने का सवाल ही नहीं था। रघु ने सिया को बेड पर लेटा अपनी शर्ट निकाल कर फेंक दी और जैसे ही उसके करीब आया तो सिया ने उसके गाल पर किस करते हुए धीरे से कहा, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, आगे से फिर कभी डिवोर्स की बात मत करना। रघु ने उसकी आंखों में नमी देख उसकी पलकों को चूमते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुद से दूर होने देता? कभी नहीं। सिया उसकी बात सुन झट से उसके गले लगी, बोली, आई लव यू सो मच। रघु ने सिया की बात सुन उसे अपनी बाहों में एक बार फिर उसके होठों को चूमते। सिया और रघु दोनों अब एक दूसरे से अलग हुए तो सिया उठने लगी। ये देख रघु ने उसे वापस अपने पास अपनी बाहों में खींच लिया तो सिया ने कहा, बहुत देर हो गई है, बेटू अकेला है। रघु ने उसकी बात सुन उसे छोड़ दिया। दोनों जल्दी से रूम से बाहर निकल कर आए। सिया ने अपने बेडरूम का डोर धीरे से खोला तो देखा बेटू अभी भी सोया हुआ था। सिया ने चैन की सांस ली वरना उसे लग रहा था कि गाने की आवाज सुन कहीं भी जाग तो नहीं गया था। सिया ने अब रघु की तरफ मुड़ते हुए कहा, खाना लगा दो। रघु ने सिया को अपनी बाहों में लेकर कहा, हम चलो साथ में खाते हैं। सिया ने सिर हिलाया और दोनों किचन में आकर खाना सर्व करने लगे थे कि तभी सिया ने उससे पूछा, तुम अचानक से यहाँ क्यों चले आए? सिया की बात सुन रघु के हाथ रुक गए पर फिर उसने जल्दी से बात घुमाते हुए कहा, पहले खाना दोगी? बहुत भूख लगी है। ये सवाल जवाब रात भर कर लेना। सिया ने उसके अचानक से बदलते मूड को देख अब चुपचाप उसे खाना सर्व कर दिया। सिया ने उसके अचानक से बदलते मूड को देखकर चुपचाप उसे खाना शुरू कर दिया। दोनों खाना खाकर अपने बेडरूम में वापस आए पर अब रघु खामोश हो गया था। सिया उसे इस तरह देख थोड़ी हैरान हो गई पर उसने अभी कुछ कहा नहीं और जाकर बेटे के दूसरे साइड लेट गई। उसके लेटते रघु ने लाइट ऑफ कर दी तो सिया ने उससे पूछा, क्या हुआ? रघु ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, सो जाओ, मैं भूल गया था बताने की मुझे सुबह जल्दी काम पर से बाहर जाना है। सिया को रघु का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया इसलिए वे कुछ नहीं बोली और उसने बेटे को अपने सीने से लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह के समय मुंबई में अन्वी आस्था को लेकर अपने रूम में सो हुई थी कि तभी उसे नींद में ही एहसास हुआ कि किसी ने
उसके होठों को अपने होठों से छू लिया है। उसे लगा कि जैसे वह सपना देख रही है, मगर जैसे उसके होठों पर हरकत होना शुरू हुई तो हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी। अनवी चिल्लाई तो गुरु ने उसे डांटते हुए कहा, क्या करती हो मेरी बच्ची, जाग जाएगी। अनवी ने उठकर बैठते हुए कहा, आप यहाँ कब और कैसे आए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी और वे भी बालकनी से, सोचा पुरानी यादें ताजा कर लो। तुम आज भी नहीं बदली। बालकनी आज भी खुली हुई थी। अनवी ने गुरु की बाह पर मारते हुए कहा, डरा दिया मुझे। गुरु हंसते और उसने अम्मी के होठों पर एक बार फिर किस करते हुए कहा, आई मिस यू। अम्मी उसकी बात सुन शर्माई और उसने भी आगे खिसकते हुए उसके होठों पर किस करते हुए कहा, मैं भी। गुरु ने अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अब तुम दोनों के बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए लेने आया हूँ। अम्मी ने उसकी बातों से परेशान करते हुए कहा, क्या कम, पर मैं भी नहीं जाऊंगी। सुनते ही गुरु ने अम्मी को घूर कर देखा और उससे कुछ कहने को हुआ था कि आस्था जाग गई। उसे उठकर बैठते देख गुरु ने खुशी से जल्दी से अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मेरी गुड़िया देखो कौन आया, पापा आ गए। अपने प्रिंसेस को लेने उन दोनों को देख मुस्कुराई और जल्दी से उसने गुरु को पीछे से अपने भाव में भर लिया। सच तो यह था कि वे भी गुरु को बहुत मिस कर रही थी। उसके भाव में सोने की आदत जो पड़ चुकी थी। गुरु ने खुद से लिपटे अनवी को छुड़ाने के लिए वास्ता से कहा, बेटा मम्मा को तो जाना ही नहीं, इसलिए हम दोनों ही चलेंगे। हाँ, आस्था की नींद अब पूरी तरह खुल चुकी थी, इसलिए उसने अब गुरु को देख उसका चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ खुश उसके गाल पर किस करते हुए अपनी तोतली जवान में कहा, पप्पा आ गई। गुरु उसकी मीठी आवाज सुन खुशी से भर गया। आस्था वैसे भी अनवी से ज्यादा गुरु को अपने दादाजी यानी ताऊ जी के साथ खेलना ज्यादा पसंद करती थी। ताऊ जी को वे अब अच्छी तरह पहचानने लगी थी और यहाँ आकर उसकी सत्यम से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में सुबह के समय से आंखें खुली तो देखा आज रघु उससे पहले उठ गया था और उसका बैग वापस पैक कर रहा था। ये देख सिया उठकर बैठ गई और उसने रघु से पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम। रघु जो कि अपने काम में व्यस्त था पहले तो उसकी बात सुन चौंक गया और फिर उसने कहा, तुम्हारा सामान पैक कर रहा हूँ। इस पर सिया ने बेड से उठ उसके पास आते हुए पूछा, क्यों, कहाँ जा रही हूँ। रघु ने बेटों के कपड़े रखते हुए कहा, गाँव। अभी तो कुछ दिन बेटों के साथ वहीं रहोगे। सिया ने सुन रघु के हाथ से कपड़े छीनते हुए कहा, क्यों, मैं वहाँ क्यों रहूंगी। इस पर रघु ने कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, भूल गई उस दिन हुए हादसे के बारे में। अब इन्वेस्टिगेशन चालू है, तब तक तुम यहाँ नहीं रहोगे। रघु की बात सुन सिया ने कहा, अच्छा फिर तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमला तो तुम पर हुआ था। रघु ने सिया से चिढ़ते हुए कहा, तुम कितना सर खाती हो यार, जब कह रहा हूँ यहाँ नहीं रहोगी तो नहीं रहोगी। सिया ने जल्दी से कहा, पर मेरा कॉलेज। इस पर रघु ने कहा, कुछ दिन नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा, कभी मेरी भी तो सुन लिया करो। सिया ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम क्यों नहीं सुनते मेरी, तो मुझे अब तुमसे दूर नहीं रहना, मैं कहीं नहीं जा रही है। कहते हुए सिया रघु के सीने से लगे। रघु का दिल उसे करीब आते ही एक बार फिर तेज आवाज करने लगा। उसने सिया को दूर करते हुए कहा, सिया मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। सिया ने फिर उनमें से उसके गले लगते कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे बगैर, तो तुम चलो मेरे साथ, गाँव रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रघु ने सिया को समझाते हुए कहा, पर मुझे तो पता लगाना है और भी काम है, सब देखना है, तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इस पर सिया ने कहा, तो मैं भी कहीं नहीं जा रही। तो वो सिया से परेशान हो गया था। ये पिद्दी भर की छोकरी उसकी एक बात नहीं सुनती थी, बस अपनी मर्जी, हर वक्त अपने मन मुताबिक काम करना पसंद था। वहीं सिया हादसे के बाद से बदले से रघु को देख समझ गई थी कि वे बहुत परेशान है और कोई बात है जो उसे सता रही, इसलिए वे उसे अकेले छोड़ने को राजी नहीं थी। सिया ने अब कसकर रघु के गले लगा, उसके सड़सले सीने पर अपना होठ रखते हुआ, इतने दिनों की दूरी के बाद भी अब और भी दूर रहना है तो मैं। सिया का प्यार भरा किस उसका हक से उसे चिपकना कुछ पल के लिए रघु को बहका गया। उसने सिया को अपनी बाहों में भर चुक उसके कंधे पर अपने होठ रखे ही थे कि घर की डोरबेल की आवाज सुन रघु होश में आ गया और उसने सिया को दूर किया तो सिया ने अपना दुपट्टा डाल रूम से बाहर जाते हुए कहा, बैग खाली करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और अगर नहीं माने ना तो रात में जिस सिर को कई दफा चुना था अब उस सिर को तोड़ दूंगी। बहाने चाहिए महाराज नृत्य को दिन को मांगे भेजने के बड़बड़ाते हुए सिया बाहर निकल गई। वही वो बसों खोले उसे जाते देखता रहेगा, क्या चुनकर पीस बना था भगवान ने उसके लिए। इधर सिया ने डोर ओपन किया तो सामने खड़े आदमी को देख उसने पूछा, आप कौन। दूसरी तरफ गुरु अनवी के साथ नीचे आया तो होने बैठे धनी और सतम गुरु को नीचे आते देख हैरान थे कि वे आया कब। उन दोनों की आंखें दे अनवी हंसते और उसने गुरु से कहा, अब इन्हें आप ही समझाना कि आप घर के अंदर कब और कैसे आए। गुरु को सतम को समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि गुरु घर में कैसे आया होगा, इसलिए उसने धनी से कहा थी, वो क्या है ना, चीजों को सीधे मेन डोर से घर में आना कभी पसंद आया ही नहीं, इसलिए हमेशा बालकनी से अंदर आते हैं। धनी ने ये सुनते हुए पूछा, अच्छा। तो सतम ने हाँ में से हिलाया और फिर धनी को गुरु और अनवी के किस्से सुनाने लगा। धनी सतम की बातों को सुन हंस रही थी। ये देख गुरु ने अनवी से कहा, मम्मी का
धोनी को लेकर यहाँ आने का फैसला बिल्कुल सही था। अनवी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी गुरु ने सोफे पर बैठते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ चलो सब शिरडी घूमने चलते हैं। सत्तम ने सुन एक्साइटेड होते हुए पूछा, क्या सच में? धोनी और अनवी को भी गुरु का आइडिया बहुत अच्छा लगा। पर फिर धोनी ने कहा, इस आने में नहीं जाएंगे, परसों के बाद से मिलने तक नहीं है। अनवी ने धोनी की बात सुनकर कहा कि अरे क्यों नहीं आएंगे, फिर क्या बात करेंगे भाई से, हम सब चलेंगे, मजा आएगा। सत्यम ने उछलते हुए कहा, फिर क्या, मैं तो सोच रहा हूँ आसपास की कुछ अच्छी जगह भी घूमते हुए आएंगे। इस पर गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल। सत्यम गुरु के साथ अपने प्लान शेयर करने में पीछे होगा। वहीं अनवी आस्था के साथ किचन में चली गई। उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने के लिए दूसरी तरफ सिया ने डोर ओपन कर सामने खड़े आदमी से पूछा, आप कौन? तो उस आदमी ने मुस्कुराते पूछा, राघवेंद्र की पत्नी हो? सिया ने हमें सिलाते हुए पूछा, हाँ पर आप कौन है? वो आदमी कुछ कहते उससे पहले रघु बेटू को अपनी गोद में लिए वहां पर आया। उसने सिया से पूछा, कौन है? सिया पर सामने खड़े आदमी को देख रघु की बोलती बंद हो गई और वह अपनी जगह पर जोड़ होगा। तो वो दरवाजे पर खड़ा हुए आदमी मुस्कुरा और उसने रघु को देखते हुए पूछा, घर वाली और तो बच्चा भी है? अपनी अलग गृहस्थी वहाँ वो बसा कर बैठा है। हम रघु की बेटी पर पकड़ कस गई और उसने धीरे से कहा, भैया। वो में उस आदमी ने कहा, घर के अंदर आने को नहीं कहेगा। रघु ने जल्दी से हाँ में से हिलाया और पीछे हटा। वहीं सिया की भी ना समझी में पीछे हट गई और वो आदमी अंदर आया तो लिविंग एरिया की हालत देख उसने रघु से पूछा, बच्चे का बर्थडे था क्या? पर अभी साल भर का तो नहीं लग रहा। लड़की है या लड़का? रघु और सिया उस आदमी की बातें सुन होश में आई तो कल की सजावट अब भी थी। जहाँ तक कि सिया की साड़ी तक फ्लोर पर थी। सिया जल्दी से साड़ी उठाकर अपने रूम में चली गई और डोर से सटकर रघु और उस आदमी की बातें सुनने लगी। रघु ने उस आदमी को एक बार फिर पूछते हुए कहा, लड़का है? तो वो आदमी हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, भगवान के घर तेरे अधीन है। राघवेंद्र ने फूफा जी से उनका इकलौता बेटा छीना। अब जब उन्हें पता चलेगा तो न जाने बेचारे कैसे तेरे इस चीज का क्या हाल करेंगे। रघु ने उस आदमी की बात सुन अब गुस्से से भरते हुए कहा, देखे भैया, मैं तब भी कहता आया था और आज भी कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा, न अपनी माँ को, न ही हर्ष को। रघु ने बेटे को देखते हुए कहा, और अब मैं आप लोगों को भी नहीं जानता, न ही आप लोगों से कोई वास्ता है मेरा, इसलिए अब यहाँ कभी मत आना। उस आदमी ने रघु को घूरते हुए कहा, अच्छा बड़ा हो गया है तो बांक दिखा रहा है। रघु ने जल्दी से कहा, नहीं भैया, बस मैं आप लोगों से दूर रहना चाहता हूँ, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उसमें हतबड़ता का क्या है? माँ की जान आप उसकी वजह से गई और उसने मुझे झूठा फंसा है। तो उस आदमी ने कहा, वो मैं कुछ नहीं जानता, देख सीधी बात करता हूँ मैं, तू अपनी जमीन मेरे नाम लिख दे। मैं फुआ जी को ना तेरा पता बताऊंगा और ना ही ये कि तू कि तेरी एक खूबसूरत बीवी है और एक बच्चा भी। रघु ने उसकी बात सुनकर कहा, पर क्या सबूत होगा कि आप अपनी बात से मुकरेंगे नहीं? वो आदमी मुस्कुरा उसने रघु के पास अब बेटू को अपनी गोद में लेते हुए कहा, तो मतलब तू चाहता है कि ये बेटा कि ये छोटा राघवेंद्र प्रताप की गोली का निशाना बने? रघु नहीं सुनते गुस्से में उस आदमी को बेटू से छीन एक मुक्का उसे मारते हुए, गलती कर रहे धर्मेंद्र भैया, इस बार चुप नहीं बैठूंगा और ना ही आप लोगों से में से कोई मुझे राघवेंद्र समझना। मैं रघु हूँ, पहले कोई खून नहीं किया मगर मेरा परिवार पर आंख उठाने की हिम्मत की तो इस बार किसको मारने से चूकने नहीं वाला। रघु ने उस आदमी यानी धर्मेंद्र की कोले पकड़ उसे बाहर की तरफ भरी तो घर से बाहर निकाल के कहा, तो धर्मेंद्र ने उसे अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, अच्छा नहीं किया तूने, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। रघु ने आगे उसकी बकवास सुनने से पहले उस आदमी के मुंह पर डोर बंद कर दिया और बेटू को खुद से चिपका लिया। पर वह रोने लगा था कि तभी से बेडरूम से बाहर निकल कर आई और उसने रघु से पूछा, कौन था ये आदमी? रघु ने बेटू को उसे देते हुए कहा, छोड़ो तुम इसे संभालो। इस पर सिया ने कहा, बा क्या बात है, सही से कुछ बताती क्यों नहीं? सिया के बार बार उसे सवाल जवाब करने में रघु चिढ़ गया और उसने सिया पर चिल्लाते हुए कहा, चुप रहोगे नहीं? बताना मुझे, जाकर काम करो अपना। रघु की तेज आवाज सुन बेटो अधिक रोने लगा। वहीं सिया हैरानी से रघु को घूरने लगी तो रघु को एहसास हुआ कि वह क्या कर बैठा। उसने आगे बढ़ सिया को अपने बाहों में लेना चाहा मगर सिया ने उसे दूर धकेल दिया और बेटू को अपने साथ लेकर बेडरूम में चली गई। इधर रघु पीछे पीछे आया और उसने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया मेरी बात सुनो। सिया ने बेटे को चुप करवाते हुए कहा, क्या सुनो, हर वक्त बच्चे के सिर पर चिल्लाते हैं, मेरे बच्चे को बहरा करना चाहते हैं क्या? रघु ने सिया और बेटे को दोनों के साथ में अपने बाहों में भरकर कहा, नहीं तो मेरा मूड बहुत खराब हो चुका है, प्लीज कोई सवाल जवाब मत करो। सिया ने दूर हटकर पूछा, क्यों ना करो, इतना परेशान हो, बात क्या है? कौन था वो आदमी, क्या कह रहा था? सिया की बातें सुन रघु ने एक बार फिर उसे और बेटे को अपने गले से लगाते हुए कहा, कोई नहीं आता, तुम तो बस मुझे पर भरोसा रखो और वादा करो कि कभी मुझसे दूर कहीं नहीं जाओगी।
रघु की बात सुन सिया ने कहा, मैं कहाँ जा रही थी, वे तो मुझे जबरदस्ती भेजने पर तुले हुए थे। रघु ने सिया के सिर को चूमते कहा, हाँ अब हम तीनों ही यहाँ से गाँव जाएंगे, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। सिया को रघु की बातें समझ नहीं आ रही थी। मैं रघु उसका तो दिमाग ना जाने कहीं खो चुका था। बेटू उन दोनों के बीच कुमकुम मनाया तो दोनों अब अलग हुए और सिया उसे रघु को दे अब घर की साफ सफाई में जुट गई। इधर रघु ने सिया के बाहर जाते ही जल्दी से अब गुरु को कॉल लगा दिया। शिरडी के एक लग्जरियस होटल रूम में गुरु बेड पर आस्था और बेटू के साथ खेल रहा था। तभी अन्वी बाथरूम से निकल कर आई और उसने गुरु से कहा, जल्दी फ्रेश होकर आइए, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुन गुरु बेड से उठा और उसने बेटू को गोद में लेते हुए कहा, हाँ मेरी जान, पहले इनके मामा पापा के पास पहुंचा कर आया, अब तक तो काफी रोमांस कर लिया होगा दोनों ने। गुरु की बात सुन अन्वी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, क्या आप भी? तो इस पर गुरु हंसते हुए वहां से चला गया और उसने बगल वाले रूम के बेल बजाई। तो थोड़ी देर बाद सिया ने डोर ओपन किया। गुरु की गोद में बेटू देख उसने जल्दी से अपने गोद में लेते हुए पूछा, क्या ये परेशान कर रहा था? गुरु ने मना करते हुए कहा, नहीं। अरे नहीं, रघु को बोलो जल्दी से फ्रेश होकर डिनर के लिए आ जाए। सिया ने हमें से हिलाया और डोर बंद कर दिया। तो वो अभी शाम के समय ही सिमी दीदी और उनके हस्बैंड के साथ यहाँ शिरडी आए थे। गुरु, अन्वी, सत्यम, आर्यन, ईशान और धोनी ने पहले ही मुंबई में से शिरडी और लोगों से जल्दी आ गए थे। अचानक से ना जाने क्या प्लान बना कि रघु उसे गांव ले जाने की बजाय यहाँ ले आया। पर जो भी था उसे तो अच्छा लग रहा था यहाँ कर। इधर धोनी और ईशान के रूम में ईशान धोनी को मनाने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे समझा रहा था कि वे उसे क्यों 2 दिन उससे मिलने नहीं आया। पर धोनी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। ईशान ने धोनी को अपनी बाहों में मरते हुए कहा, बेबी बोल, कितना इग्नोर करेगी? धोनी कुछ नहीं बोली तो ईशान ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, गुस्सा ही कर लो पर बात तो करो मुझे। धोनी ने ईशान को दूर करते हुए कहा, मुझे नहीं करने और अपना टाइम बर्बाद करने के लिए क्यों आए हो यहाँ पर? ईशान ने एक बार फिर धोनी को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए बेबी। धोनी ने चिढ़ते हुए कहा, रहने दे। आप ये कहते हुए अब बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं ईशान ने अपने बालों को मुट्ठी में भींच लिया। असल में वो सोनिया और उसके भाई को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था। दोनों ही अब तक हाथ नहीं आए थे। पर जब गुरु ने उसे अपने प्लान के बारे में बताया कि धोनी भी उनके साथ जाना चाहती है तो वो उसे अकेले कैसे जाने देता, इसलिए खुद सब छोड़ यहाँ चला आया। सभी फ्रेश होकर नीचे डिनर के लिए पहुंचे तो गुरु ने सबको बैठते हुए कहा, कल सुबह जल्दी उठना होगा, हम सब सुबह ही बाबा के दर्शन के लिए निकलेंगे। गुरु की बात सुन सभी ने हाँ में से हिला दिया और सिया और धोनी उन दोनों का ध्यान तो बस सर्व होते डिनर पर था। सिया बेटू की वजह से हर चीज खुलकर नहीं खा पाती थी, इसलिए खाना इतना सब कुछ आंखों के सामने देख उसके तो मुंह में पानी भरा था। और धोनी वो प्रेग्नेंट थी तो फूड क्रेविंग होना आम था। सिया ने पास बैठे रघु के कान में फुसफुसाते पर, डिनर के बाद मुझे अच्छी सी आइसक्रीम खिलाना, प्लीज मुझे खानी है। सिया की बात सुन रघु ने आस पास बैठे लोगों को अपने मुँह खोया देखकर सिया को दिखाते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, बारिश का सीजन है, सर्दी हो जाएगी और देखो बारिश भी हो रही है। सिया ने ये देख चिढ़ते हुए कहा, कितने बुरे हो तुम, ना अपनी सुनाते हो और ना ही मेरी सुनते हो। रघु ने सिया की बात सुन रघु से डोसा खिलाते हुए कहा, मैं ऐसा ही हूँ, अब शिकायत कम करो, चुपचाप खाना खाओ। सभी डिनर कर अपने अपने रूम में वापस लौट आए। सुबह सभी को जल्दी उठना था तो सब जल्दी सोने चले गए। आस्था सो चुकी थी तो गुरु अब जल्दी से अन्वी के पास आकर लेट गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, तुम खुश तो हो ना? अन्वी ने मुस्कुराते हुए बहुत पहले से यहाँ आना चाहते थे। गुरु ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, जानता हूँ, तभी तो लेकर आया हूँ तुम्हें। उसके बाद सुन अन्वी ने हैरानी से पूछा, कैसे? तो गुरु ने कहा, तुम ताई जी से एक बार कह रही थी तब सुना था। अन्वी अब गुरु की तरफ पलट गई और उसने उसे गले लगाते हुए कहा, अच्छा तभी मैं सोचू कि आपको कैसे पता चला? गुरु ने अन्वी के सिर को चूमते हुए कहा, पहले मुझे सब पता रहता है बीवी। दोनों इसी तरह बातें करते हुए नींद की आगोश में चले गए। इधर रघु के रूम में सिया बेटू को सुला रही थी। रघु वो अपने फोन पर बिजी ना जाने किससे चैट कर रहा था। उसे फोन में खोया देखते हुए सिया ने उसे फोन छीन कर अपने पास रखते हुए कहा, चुपचाप सो जाओ, सुबह में जल्दी उठना है। रघु ने इस पर चढ़ते हुए कहा, सिया मैं कुछ जरूरी बात कर रहा था। इस पर सिया ने मना करते हुए कहा, नो फोन नहीं मिलेगा, बदला जैसे आपने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई, आपको भी फोन नहीं मिलेगा। रघु ने ये सुन सिया को गुस्से में घूरा मगर सिया ने मुस्कुराते हुए रूम की लाइट ऑफ कर दी। सिया को क्या पता था कि यहाँ आ जाने से खतरा अब भी टला नहीं था। वे तो गुरु किन्नू मामले को भी ठंडा करने के लिए दोनों को यहाँ बुला लिया था। पर गुरु और रघु का एक आदमी महेंद्र प्रताप से के पीछे लग चुका था, क्योंकि गुरु चाहता था कि रघु महेंद्र प्रताप के कुर्सी को ऐसे न जाने दे, उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। सो सुबह के समय सभी रेडी होकर नीचे पहुंच चुके थे। बस धोनी और ईशान को छोड़ असल में धोनी को उल्टा हो रही थी। ऐसे में ईशान परेशान हो जल्दी से
अन्वी को अपने रूम में लेकर आया तो अन्वी ने कहा, अरे भाई प्रेगनेंसी में शुरू में ऐसा होता है, आप बाहर जाइए, मैं धोनी को लेकर आती हूँ। ईशान उसकी बात मानकर बाहर निकल गया तो सामने देखा तो गुरु और रघु ना जाने सबसे अलग क्या बातें कर रहे थे। शायद दोनों आगे घूमने का प्लान बना रहे थे। शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के बाद सभी जब वापस लौटकर होटल आए तो सिया ने अन्वी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भाभी को होना। अन्वी मुस्कुराई और उसने सिया से कहा, तुम क्यों नहीं कहती? सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मैं कहूंगी तो मना कर देंगे, पर आप कहेगी तो मान जाएगी। इस पर सिया ने कहा, अच्छा रुको। सिया खुश हो गई और उसने अपनी गोद में आस्था को किस करते हुए कहा कि किस मिस अब हम घूमने जाएंगे। आस्था सिया के उसे गुनगुनाने पर खिलखिला दी। उसने सिया से कहा, मैं छी किसी घूमने। वो सिया को चाची कहने की बजाय चीकी है पाती थी और खुद को किसी बोलती थी। इधर अन्वी ने ईशान, अन्वी जीजा जी और रघु के साथ खड़े हो गुरु से कहा, विख्यात क्या हम सब यहाँ वाले एम्यूज पार्क में चले? अन्वी की बात सुनकर रचना, सत्यम और अन्वी खुशी से उछलते बोले, हाँ चलो चलो। सत्यम ने खुश होते हुए कहा, वोट एन आइडिया दी। सिया दूर खड़ी खुश हो रही थी। ये देख गुरु ने पूछा, वैसे ही किसका आइडिया था? अन्वी ने इस पर झट से कहा, तुम्हें क्या लेकर चलो ना, सबका बड़ा मन है। बेटू के साथ खेलते थे। उन्होंने भी कहा, चलो मजा आएगा। ये सुनते ही ईशान ने कहा, ओहो क्या मजे, तुम कोई मजे नहीं करोगे? इस पर धवनी ने आंखें मटकाते हुए पूछा, क्यों ऐसा क्यों? तो ईशान ने उसके गले में हाथ डालते हुए, क्योंकि अभी मिसेज खुराना, आपको अपना ख्याल रखना है, ज्यादा उछल कूद नहीं। ईशान की बात सुन धवनी ने कहा, ख्याल रखने के लिए आप है तो मिस्टर खुराना होटल से कुछ दूरी पर बने बड़े से एम्यूज पार्क में सभी मस्ती और धमाल मचाने आ चुके थे। सबसे पहले सभी ने रोलर कोस्टर राइड का प्लान बनाया। अन्वी ने गुरु को आस्था को पकड़ा दिया और खुद सिया के साथ भाग गई। गुरु उसे देख हंस दिया। इस तरह वो बच्चों के साथ बच्ची बन गई थी। सच तो यह था कि वे जीन्स और टी शर्ट पहनकर लग ही नहीं रही थी कि वे मेरिड है और एक बच्चे की माँ है। गुरु और रघु वो दोनों अपने बच्चों को संभालने के लिए खड़े हुए थे और ईशान अपनी बीवी को बाकी सब अनिल जीजा के साथ रोलर कोस्टर राइड के लिए जा रहे थे। रघु ने बेटू को सुलाते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे आइडिया ये भी मेरी बिल्ली की ही देन है। रघु की बात सुन ईशान ने कहा, ओ मेरी बिल्ली। ईशान के छेड़ने पर रघु झेप गया। फलो में ज्यादा बोल गया था। वही गुरु ने कहा, तो तेरा क्या जाता है, कर लेने दे उन्हें अपने मन की। इस पर ईशान ने बेटू की गाल खींचते हुए कहा, बेटा जब बच्ची से शादी करोगे तो वे तुम्हें ऐसी ही जगह पर लाकर खड़ा करेगी। तभी रघु ने बेटू को जागते देख गुस्सा करते हुए ईशान से कहा, क्या यार बड़ी मुश्किल से सोया था और तुमने इसके गाल खींची से फिर से जगा दिया। ईशान ने रघु से दूर हट चिढ़कर मुंह बनाते हुए कहा, ओ गॉड क्या वहाँ बच्चों और उनके बाप लोगों के बीच फंस गया। ईशान ने बगल में चिप्स खाती धोनी का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए कहा, आओ बेबी मूड ठीक करके आते हैं, थोड़ा हम दोनों रोमांस करके आते हैं। जगह और मौसम दोनों ही अच्छे हैं। धोनी ने ईशान की बात सुन पूछा, कहाँ ले जा रहे हैं? इस पर ईशान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और वहां से उसे लेकर चला गया। इधर गुरु ने उन दोनों के जाते ही कहा, ये बात तो सही कह रहा, बाप बनकर रह गया हूँ मैं तो। साला ये हस्बैंड वाइफ का रोमांस कहाँ चला गया, पता ही नहीं चल रहा। रघु ने गुरु को घूरते हुए पूछा, क्या मतलब? देवी आस्था ने गुरु के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, गुरु ने आस्था की बात को समझते कहा, मेरा बेटा आज माँ तो छुट्टी पड़ गई, हम दोनों को आज अकेले ही गुजारा करना है। रघु ने गुरु को घूरते हुए कहा, क्या मतलब? देवी आस्था ने गुरु के मुंह पर हाथ रखते कहा, गुरु ने आस्था की बात को समझते कहा, मेरा बेटा आज माँ तो छुट्टी पड़ गई, हम दोनों को आज अकेले ही गुजारा करना है। रघु ने गुरु की हरकतें देख उसे गाली देते हुए कहा, क्यों बेचारी बच्ची का दिमाग खा रहा है, आज आप बच्चों को घुमा कर लाते हैं। गुरु ने एक नजर अन्वी को देखने की कोशिश की पर फिर उन्हें छोड़कर रघु के साथ गार्डन में चलाया और रघु आस्था और बेटू के साथ गार्डन में बैठकर खेलने में बिजी हो गया था और इधर गुरु आज अलग ही मूड में था। फिर उठकर इधर उधर पार्क में घूमने निकल गया। कुछ देर बाद सभी दो मस्ती करते हुए रघु के पास गार्डन वापस लौट आए तो अन्वी ने रघु से पूछा, बाकी सब कहाँ चले गए? रघु ने उसे बताते हुए कहा, ईशान और धवनी थोड़ा रोमांस करने गए हैं और गुरुदेव यहाँ आपके विख्यात जी का पता नहीं। तभी पीछे से गुरु ने वहां आते हुए अन्वी से कहा, मेरी जान मैं यही हूँ। गुरु की बात सुन अन्वी मुस्कुराती। गुरु ने कृष्णा को गोद में उठाते हुए सिमरी दी से पूछा, वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना वाटर पार्क चले। उसकी बात सुन सिया ने उछलते हुए कहा, हाँ। सिमरी दीदी मुस्कुराई और उन्होंने कहा, ना हम तो कपड़े भी साथ ना लाए। इस पर आर्यन ने कहा, दीदी उसकी फिक्र मत कीजिए, बस हाँ कीजिए वो अन्वी। तो उन्होंने उन दोनों को बीच में टोकते हुए कहा, नहीं हम सब जाएंगे तो आस्था और रिधान को कौन संभालेगा? इस पर अनिल जीजा ने पूछा, रिधान को ने भाई तो अन्वी ने कहा, बेटू का नाम असल में रिधान है, वो हमने तो सिया उसे प्यार से बेटू बुलाती है। गुरु ने उन सबकी बातें सुन अन्वी को अपने पास खींचते हुए कहा, मेरे पास आस्था और बेटू की समस्या दूर करने का भी उपाय है, वो देखो। उस तरफ अन्वी ने गुरु के कहने पर अपना सिर घुमाया तो एक दूसरे की फोटो लेते हुए ईशान ने धोनी को देख दोनों हंसते। कुछ देर बाद ईशान ने गुरु को गुस्से में देखते हुए कहा, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया गुरु। उस पर गुरु ने हंसते हुए कहा, साले कितनी फिक्र है मुझे तेरी, अब तो भी बाप बनने वाला है, तो ले थोड़ी ट्रेनिंग ले
तो ले थोड़ी ट्रेनिंग ले और धोनी को भी लेने दे। देख वो तो कितना खुश है बेटों के साथ। सब ईशान को देख हंसने लगे। आर्य ने ईशान के मजे लेते हुए कहा, जीजू ये पॉपकॉर्न आपके और किसमिस के लिए एंजॉय। सत्यम ने आर्यन को पकड़ते हुए कहा, चल यार। ट्रिप पर सत्यम और आर्यन की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ वहां से चले गए। दूसरी तरफ सिया कपड़े बदल कर आई तो लोगों ने उसे पकड़ते हुए कहा, सिया हम रहने देते हैं, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। सिया ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं जाऊंगी, हमेशा बस यही सुना था एम्यूज पार्क में बारे में, आज पहली बार यहाँ हूँ तो फुल मजे करके जाऊंगी। रघु ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, तो लिए मजे, पानी में भीगना जरूरी है, बेटू बीमार पड़ जाएगा। ये ठीक है, अगर तुम्हें सर्दी हुई तो रघु ने सिया को फिर मनाने की कोशिश की, मगर सिया तो उसने मना करते हुए कहा, नहीं सर्दी नहीं होगी, चलो अब सब चले गए। रघु ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, एक बार मैं सुनती क्यों नहीं। सिया ने रघु की नानों को सुन अपनी आंखें भेज ली, पर फिर कुछ सोच जल्दी से वह पलटी और उसने रघु के गले पर हाथ रख उसे अपनी तरफ खींच रही पर उसके होठों पर किस कर लिया। रघु सिया की हरकत पर चुप हो उसे हैरानी से देखने लगा, तो सिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो। रघु अब कुछ नहीं बोला, चुपचाप उसके पीछे चला आया, क्योंकि क्या पता उसके एक बार फिर ना कहने के बाद सिया और अगले पल क्या कर जाए। दोनों सबके बीच पानी में आए तो सिया अनवी और सिंगी दीदी के साथ मिलकर मस्ती करने लगी। उसकी हरकतों देख रघु खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। तीनों के बीच घुसते हुए नहीं सका। अनवी में कह रहा था कि अनवी ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनने लगी कि अगले ही पल गुरु ने उसे कमर से पकड़ उसे अपने साथ पानी में खींच लिया। अनवी सो हो गई। इधर सिमी दीदी और सिया वो हंसने लगी तो ये देख अनवी ने गुरु के सीने पर मारते हुए कहा, धोखेबाज। गुरु हंस दिया और उसने अनवी का हाथ पकड़ अपने साथ खींचते हुए कहा, इधर आओ, तुम दीदी के साथ बिजी हो, उन्हें जीजा जी के साथ जाने का मौका दो। अनवी ने गुरु की बात सुन उसके गाल को खींचते होगा, अच्छा जी क्या आपको अपने करीब आने का मौका दो। गुरु अनवी की बात सुन हंस दिया। उसने अनवी को अपनी बाहों में घेर कर कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। अनवी ने गुरु को पानी में धकेल दिया और खुद उससे दूर जाने को देखी तभी गुरु ने उसे पकड़ अपने लंबे बालों से पानी उसके चेहरे पर झटक दिया। दोनों आसपास के लोगों को भूल एक दूसरे के साथ मस्ती करने में बिजी हो चुके थे। इधर से दीदी भी जीजा जी रोशनी के पास चली गई तो सियान को अब रघु की याद आई तो वो कुछ दूर पर खड़ा उसे ही देख रहा था। सियान ने हाथ हिला उसे अपने पास आने का इशारा किया तो रघु ने उसे मना कर दिया। ये देख सियान ने गुस्से में उसे घूरा और अगले ही पल पानी से उठकर उसके पास जा उसे लिपट कर गले लग गई। रघु ने उसे दूर करते हुए कहा, ये क्या मैं भीग गया। इस पर सियान ने हंसते हुए कहा, तभी तो गले लगाया था तुम्हें। रघु ने सिया की बात सुन उसे पकड़ते हुए कहा, बिल्ली आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुंह से रानी करती हुई सिया ने हंसते हुए पूछा, अच्छा क्या करोगे। रघु ने सिया को अगले ही पल गोद में उठा लिया और उसे लेकर पानी में आ गया और उसे पानी में फेंकते हुए कहा, ये सिया ने रघु को अपने साथ खींच लिया। दोनों अब पूरी तरह से भीग चुके थे तो एक दूसरे को देख हंसते। रघु ने सिया को कमर से थामकर अपनी बाहों में उठा लिया तो सिया ने भी रघु के गले में अपनी बाहें डाल उसके कमर के आसपास अपने पैर लपेट लिए। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख मुस्कुराने लगे तो रघु ने कहा, बहुत परेशान करती हो। सिया ने उसके कंधे पर सिर लगाते हुए कहा, हक है मेरा। दोनों एक दूसरे से बातें करने में खोए हुए थे कि तभी सिया का ध्यान स्लाइड की तरफ गया। अनवी गुरु की बाहों में थी और दोनों स्लाइड करते हुए आए और सफा की आवाज के साथ पानी में आ गए। दोनों को देख सिया ने रघु से कहा, हम भी यही कहते। रघु हंस दिया और सिया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गया। वो जिद्दी थी, ऐसे में उसकी बात न मान रघु को अपने लिए आफत थोड़ी ना खड़ी करनी थी। इधर सबको देखते हुए ईशान ने धोनी से कहा, लोग उन बेशर्म को हमें अकेला छोड़कर कैसे मजे कर रहे हैं। ये गुरु को मैं नहीं छोड़ूंगा। धोनी उसकी बात सुन हंसने लगी और उसने ईशान के गाल को चूमते हुए उसे कहा, ओ माय बेबी फीलिंग जेलस। ईशान ने धोनी को घूर कर देखा और फिर उठकर वहां से आस्था को लेकर घूमने चला गया। दिन भर पार्क में मस्ती करने के बाद शाम तक सभी होटल वापस लौट आए थे। आज का दिन वहाँ के सब लोगों का बहुत ही अच्छा बीता था। अनवी रोम से ताजी से फोन पर बात कर रही थी और गुरु वो अनवी को पीछे से गले लग उससे चिपका हुआ था। आज तैसे में सो रही थी। रघु ईशान अपने दोनों चाचों के साथ उसने भी बात बहुत मस्ती की थी। अनवी ने गुरु को दूर करने की कोशिश करते हुए ताजी से बात करने की कोशिश की पर वे फिर से अनवी के गले लग गया तो उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, क्या है। गुरु ने उसके गले पर किस करते हुए कहा, तुमसे प्यार। अनवी ने उसके मूड को देखते हुए कहा, ताई जी फोन पर है। गुरु ने उससे फोन छीनते हुए कॉल एंड करते हुए कहा, एक बात बताओ, यहाँ पति प्यार के लिए तरस रहा पर नहीं उसका तो कुछ ख्याल ही नहीं। अनु उसके बाद में बोली, आज आपने पी रखी है। गुरु ने मधोसी में कहा, नहीं मुझे मधोस करने के लिए तुम्हारा ले होना ही काफी है। अनवी ने उसकी बात सुन पलट कर उसका कॉलर पकड़ते हुए पूछा, अब ये लाइन कहाँ से चुरा ली। उन्होंने अनवी के होठ पर किस करते हुए कहा, पता नहीं तुम्हें देख अपने आप निकलती हुई की बात सुन अनवी अब खुलकर हंसने लगी तो उन्होंने अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि साल में हमें एक बार तो ऐसी फैमिली ट्रिप पर आते रहना चाहिए। दोनों अपने ही में
बीच थे किसी ने उनके रूम के डोर पर नॉक किया तो गुरु ने कहा इस टाइम कौन है। गुरु ने डोर ओपन किया तो सामने खड़ी लड़की को देख चौंक गए। उसने हैरानी से काम पाई तो सामने डोर पर खड़ी लड़की खुश होते हुए आगे बढ़कर अचानक से गुरु के गले लग गए। गुरु को थोड़ा अजीब लगा, उसके हाथ हवा में रह गए थे। इधर अन्वी डोर तक आई तो उसने तो अपने सामने का नजारा देख दंग रह गई थी। उसने गुरु को आवाज देते हुए विख्यात तो गुरु झेप गया। उसने माहिन को दूर झटक कर पलटते हुए अन्वी से कहा हाँ। अन्वी के होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई थी पर फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसने पूछा कौन है। पर गुरु ने हकलाते हुए कहा अन्वी। ये वो गुरु कुछ कह नहीं पाया तो माही मुझ गई और उसने अन्वी को एक नजर देखा। पिंक कलर के सूट में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, गुआंग में सिंदूर देख माही को समझने में देर नहीं लगा कि वे कौन है। माही ने अन्वी को देखा तो वे ऊंचे कद की बड़ी ही अट्रैक्टिव दिख रही थी। रेड टी शर्ट कहता उसने डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए थे। माही ने अपना हाथ आगे करते हुए अन्वी से कहा हाय मैं विख्यात की फ्रेंड। ये सुनते ही अन्वी ने गुरु को घूर कर देखा तो वे खांसने लगा। उन दोनों की हालत देख माही ने हंसते हुए अन्वी से कहा अरे क्या हुआ, फ्रेंड कहाँ है। मैंने गर्लफ्रेंड नहीं। माही ने अब गुरु की तरफ मुड़कर कहा मम्मी ने बताया था तुम्हारे बारे में, जानकर अच्छा लगा कि तुम सही सलामत। आज तुम्हें होटल ड्रेस पर देखा तो पता चला कि तुम हो यहाँ। तुम तो मेरे यहाँ भी पड़ोसी निकले। गुरु हल्का सा मुस्कुराया। असल में जिस तरह से अन्वी ऐसे घूर रही थी उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। माही ने मुस्कुराते हुए अन्वी से कहा रात में डिनर साथ में करें। मैं भी यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। उसकी इस तरह पूछने पर अन्वी ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिला दिया तो वो भी फिर उन दोनों को बाय कहते हुए वहां से चली गई। उसके जाते गुरु डोर बंद कर मुड़ा तो एक पिल्लू सीधा उसके मुंह पर आकर लगा। गुरु ने पीलो को गिरने से संभाला और उसे पकड़ते हुए कहा अन्वी मेरी बात तो सुनो। अन्वी ने एक बार फिर दूसरा पीलो गुरु की तरफ फेंकते हुए गुस्से में कहा धोखेबाज इंसान, क्या बोले थे कि मैं तो कभी लड़कियों से बात तक भी नहीं करता। मुझे लड़कियों से दूर रहना पसंद था। गुरु ने पीलो कैच करते हुए कहा जान ये गाँव में पहले मेरे पड़ोस में रहती थी। हम साथ स्कूल जाया करते थे तो बचपन की दोस्ती। अन्वी ने गुरु को गुस्से में घूरते हुए पूछा तो बचपन की दोस्त या बचपन का प्यार। गुरु ने धीरे से अन्वी के पास आते हुए कहा बचपन का प्यार। ये सुनते ही अन्वी का मुंह खुला रहेगा और वो अपनी जगह पर जड़ हो गई। उसे देखते ही गुरु ने पीलो couch पर फेंक उसके पास आते हुए कहा पर तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच। वो बस मुझे अच्छी लगती थी। सच कहूँ तो मुझे तो याद भी ये दिन नहीं थी। अन्वी ने गुरु को खुद से दूर धकेल दिया और रास्ता को अपनी गोद में लेकर रूम से बाहर चले गई। ये चीज देख गुरु उसके पीछे भागा मगर तब तक वो रूम से बाहर से लौट कर जा चुकी थी। गुरु ने यह देख अपना सिर पीट लिया। इधर से और रघु के रूम में रघु से घुसिया और बेटू की फोटो क्लिक कर रहा था। सिया ने रघु से कहा एक हम तीनों की सेल्फी लीजिए। रघु सिया के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने सिया को अपनी बाहों में भर उन तीनों की सेल्फी ले ली। दोनों बहुत ही खुश थे। सच कहते उस समय उनके चेहरे पर न ठहराव आ गया था जहाँ ना कोई झगड़ा ना ही कोई उलझन थी। बस दोनों की एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत। भले रघु ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था मगर सच तो यही था कि वैसे यहाँ पर अब भी अपनी जान छिड़कता रहा और इस समय भी मोहब्बत से उसको देखे जा रहा था कि उस समय बेटू के मिरर के सामने खड़े होकर उससे बात कर रही थी। रघु सिया के करीब आया और उसने इसे पीछे से अपनी बाहों में लेकर कहा सिया ने रघु को मिरर में देखते हुए कहा हाँ पूछा हाँ। तो रघु ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा इसे सुलाओ ना यार, कब से इसी के साथ खेल रही हो। ये कहते हुए रघु ने बेटू की तरफ इशारा किया तो सिया ने कहा ओह अब से डियर हस्बैंड को रोमांस करना है। जब मैं अम्यूज पार्क में रोमांस के मूड में थी तो तब कैसे चिढ़ रहे थे। रघु ने सिया को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा हाँ क्योंकि तुम बेवकूफ हो। वाटर पार्क में वहाँ बहुत ही घटिया लड़के थे जो कि लड़कियों के भीगने पर उनको ही घूर घूर कर देख रहे थे, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम भी भीगो यहाँ में से कोई भी वाटर पार्क जाए। सिया ने रघु की बात झट से कहा अच्छा पर मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे तो हाथ लगा कर दिखा दे फिर देखती मैं। और वैसे भी तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा हस्बैंड होने का क्या फायदा। अगर कोई बोलता तो दो हाथ मार उनका जबड़ा हिला देते ना। रघु सिया की बात सुन हंसने लगा। सिया इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। उसने इसमें ब्लू कलर की मैक्स ड्रेस पहनी हुई थी, पनी टेल बनाई हुई थी। रघु ने उसके बालों को रबड़ बैंड से आजाद कर खुद झुक कर सिया के होठों को चूम लिया तो सिया ने उसके कंधे पर हाथ मारते कहा क्या कर रही हो, वे भी सब देख रहे हैं। रघु ने सिया की बात सुन बेटू को अपनी गोद में लेते हुए कहा हाँ तो देखने तो सब सीखना भी तो जरूरी है ना चैप। सिया ने अब जल्दी से रघु के सामने खड़ी हो गई और उसने रघु से कहा अब क्या आगे का क्या प्लान है। रघु ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा यही कि आज जो रोमांस वाटर पार्क में अधूरा छोड़ कर आए थे उसे अब हम पूरा करेंगे। अपनी बात कहते हुए रघु ने सिया के घर पर उसके गले पर किस करते हुए उसे अपने ओर करीब खींच लिया। उन दोनों को देख बेटू खिल कर आया तो रघु ने उसका भी सिर प्यार से चूम लिया। आजकल वह बहुत तेजी से किसी भी चीज को देख कर सिलेक्ट करता था
मैं धीरे-धीरे बड़ा होगा, तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में खोए थे कि किसी ने उसके रूम का डोर नॉक किया। सैया ने जाकर डोर ओपन किया तो अन्वी खड़ी हुई थी, जो कि गुस्से के अंदर आई। उसने रघु से कहा, भैया बाहर निकलिए। रघु ने हैरान होते हुए पूछा, कहाँ और क्यों? इस पर अन्वी ने कहा, मैंने कहा ना जाइए, आज आप अपने भाई गुरु के साथ मजे कीजिए। गुरु सिया दोनों को ही अन्वी की बात समझ नहीं थी। इधर गुरु डोर से सट कर खड़ा हुआ था कि तभी अचानक से डोर खुला और रघु अंदर आया। उसने गुस्से में गुरु को घूरते हुए कहा, क्या क्या तूने भाभी मेरे रूम पर कब्जा करके बैठी है, सिया को भी अपने साथ लगाया बैठाया हुआ है। मैं गुरु ने रघु की बात सुन दुखी होते हुए कहा, यार ये लड़कियों की परेशानी क्या है, सच बोले तो इन्हें प्रॉब्लम, झूठ बोले तो भी इन्हें प्रॉब्लम। रघु को उसकी बात ठीक से समझ नहीं है तो गुरु ने उसे सब कुछ समझाया। ये सुनते ही रघु ने अपना सिर पीटते हुए कहा, साले गधे, कौन अपने एक्स को लेकर उनकी बातें अपनी बीवी को बताता है। गुरु ने अपना सिर शिविर में छुपाते हुए कहा, एक बात बता, अब क्या? अब तो बता देना, और ये सोच वो उस माई के साथ आई डिनर भी करने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।